हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो, पढ़ाई जारी रखे हो। अब इस टाइम जो है, ये समय जो है, थोड़ा नींद ज़्यादा आती होगी आप लोगों को, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है और जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो मौसम थोड़ा सा सुहाना हो जाता है ना। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि सोने का बहुत मन करता है। मैं भी बहुत सोता हूँ, क्या करूँ यार, इतनी नींद ही आती है हमको ना। कहते हो कि सर जी एक दिन आते एक दिन गायब हो जाते, इस तरह कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है वो जब तक नहीं सॉल्व हो जाएगी, हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे अल्टरनेट ऑर्डर में चल रहे हैं, क्योंकि कुछ हेल्थ सिचुएशन अभी गड़बड़ है और जैसे ही वो सुधर जाती है, आप लोग बहुत मैसेज करते हो, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें इतना याद करते हो। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपका ये प्यार जो बना हुआ है हमारे साथ, ये बहुत ही मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि आपके जो आपने ये हमें प्यार दे रखा है, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं ना, कि हम इतने कम समय में भी आप लोगों के साथ जुड़ पाए और आप लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। अगर आप हमसे कोई उम्मीद लगा के रखे हो तो हम उस उम्मीद को ज़रूर पूरा करेंगे। एसएससी जीडी पेपर मुझे सॉल्व कराना है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल नहीं, वो टेंशन मैं लूँगा, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 6-7 पेपर सॉल्व कराए, बट देखा कुछ रिस्पॉन्स खास आप लोगों ने नहीं दिया, उसके बाद फिर हमने रोक दिया। लेकिन बट फिर से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से याद है। प्यारे बच्चों, मैथ के लिए मैं हुई हूँ, आपके लिए मैं हूँ, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हम लोग टेट और सुपर टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं जो टेट और सुपर टेट के जितने भी विद्यार्थी हैं। आप लोग बहुत ही जल्द मास्टर बनने वाले हो, आप भी सरकारी टीचर बनने वाले हो, इसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। क्योंकि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है वे नौकरी पाने वाले हैं, या वो अपने आप को जॉब में माने कि मैं जॉब में ही हूँ, क्योंकि तैयारी करने वाला बंदा ही जॉब पाता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप ये हमेशा अच्छे से सोच सकते हो कि आप ही जॉब पाओगे ना, आप ही जॉब पाओगे, कोई वो नहीं है, कोई इसमें रोक टोक है ही नहीं। जॉब आपके सिवा कोई नहीं पाएगा। जब आप तैयारी में उतरो तो आपको लगना चाहिए, आपको फील होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि मैं ही हूँ, मेरी ही नौकरी है, मुझे ही पाना है, बस। फिर आप देखिए, आप एक बार फील तो करिए, फिर आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं। जैसे किसी को चाय पीने का बहुत शौक़ होता है ना, वो चाहे कोई भी काम कर रहे हैं उनको चाय याद आ जाती है। मुझे बहुत शौक़ है ना, तो चाय पीने का जिनके बहुत शौक़ है वो लोग भी, जैसे कि आप उस चीज़ की एक हैबिट आपको हो चुकी है, आप हैबिचुअल हो चुके हो, आदी हो चुके हो किसी भी चीज़ के, तो आप वैसे ही पढ़ाई के आदी हो जाओ। जैसे लोगों को प्रेम होता है, एक प्रेम रोग है ना। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर प्रेम रोग के बारे में आगे बात करेंगे। नहीं तो कहोगे सर जी आप बतिया ही करते हो, जब आते हो तो पढ़ाते ही कहाँ हो। आओ, टेट और सुपर टेट के जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मन लगा के, दिल लगा के, पूरी जान लगा देना है और नौकरी इस बार ले लेनी है। मतलब अपनी जान लगा देनी पढ़ाई में और इस बार नौकरी लेनी है। हम आपके साथ हैं, हमने इंग्लिश की क्लास भी कंटिन्यू करा दी आपके लिए, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग से है। रीजनिंग से कह रहा हूँ, हाँ रीजनिंग से मानिए। वैसे भी हमने बोला कि टेट और सुपर टेट एक ऐसा है जो मैथ में रीजनिंग डालता है। सब रीजनिंग का टॉपिक अलग करते हैं, ये मैथ में रीजनिंग डाल देता है। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आओ समझते हैं। कह रहा है यदि 4/8/2017 को क्या है, फ्राइडे है, फ्राइडे है, फ्राइडे है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तब वो पूछ रहा है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा।
तो भैया आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। जैसे आज मंगलवार है तो आज से 7 दिन बाद भी मंगलवार होगा। आज अगर शनिवार है तो आज से 7 दिन बाद भी शनिवार होगा। बात क्लियर है? हमेशा 7 दिन बाद वही दिन आता है जिस दिन आप अब आज की बात करोगे, आज से 7 दिन बाद उसी दिन वही दिन आ जाएगा जिसकी आज आप बात कर रहे हो। अगर आज फ्राइडे है तो आज से 7 दिन जोड़ लो, आपको फ्राइडे मिलेगा ना। वैसे उसने कहा है कि 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, 61 डेज के बाद हमारा कौन सा दिन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो दिया जाता है जितने दिन उसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 8 56, जो शेष बचता है शेष। और बात को समझिएगा, 61 दिन 61वें दिन नहीं पूछा है, 61वें दिन नहीं पूछा है, 61वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा। बहुत ही बेहतरीन। अगर लैंग्वेज में अगर आप गए तो खराब हो जाओगे। देखिए अब 4/8/2017 में फ्राइडे है, अब 5 शेष आया है, जो शेष आता है उसको दिए गए दिन में जोड़ देते हैं। जो शेष आता है उसको दिए पहले 7 से डिवाइड करते हैं, फिर जो शेष आता है उसको दिए गए दिन में जोड़ देते हैं। तो फ्राइडे में 5 जोड़ो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वेडनेसडे जैसे ही उन्हें मिलेगा बुधवार, वो ताबड़तोड़ टिक लगाएंगे और ताबड़तोड़ तरीके से अपने गोले को भर देते हैं वहाँ पे उठा के, अरे मेरा तो वेडनेसडे आ गया। बट अभी ये गलत है बेटा। उसने कहा है 61 दिनों का, लैंग्वेज समझिएगा। अगर वे कहता 61वें दिन कौन सा दिन होगा, 61वें दिन, तब आप कहते हैं कि वो दिन बुधवार होगा। लेकिन उसने कहा 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो मीन्स वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे आएगा। तो आपका आंसर आएगा बृहस्पतिवार। समझ गए? अगर वो कहता कि 61वें दिन कौन सा दिन होगा तो आंसर बुधवार होता, लेकिन उसने कहा 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा तो आंसर क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। बात क्लियर है आप सभी लोगों को? कोई परेशानी तो नहीं है कहीं पर? एनीवन? कोई प्रॉब्लम है ना? आगे बढ़ा जाए। और सब कुशल मंगल है, ज़िंदगी उनकी बेस्ट तरीके से चल रही है ना? जल्दी से अच्छे से पढ़ लो, नौकरी वोकरी पा जाओ, शादी विवाह करो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटो ना। कोई चाय बनाने वाली तो कम से कम आ जाए, अपने आप बना के तो ना पीना पड़े। अभी तो अपने आप बना के पीना पड़ता होगा। चलिए आइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अगर आप इतने रुपए में बेचते हो तो आपको 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। ठीक है, आपने पढ़ा है SP = CP, ब्रैकेट में 100 ± x/100। जब आपको प्रॉफिट होगा तो प्लस, जब आपको लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, SP होता है हमारा विक्रय मूल्य, इसको आप सेलिंग प्राइस बोल सकते हो इंग्लिश में। CP हमारा होता है क्रय मूल्य, इसको आप इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो। CP वह रेट होता है, CP वह कीमत होती है जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। SP वह कीमत होती है जिसको हम किसी वस्तु को जिस रेट पे बेचते हैं। खरीदने वाली जो कीमत होती है वो CP होती है और बेचने वाली जो कीमत होती है वो SP होती है ना। चलिए आइए आगे समझते हैं। अब हमसे कहा एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, मीन्स SP दिया गया हमें, SP कितना 390 = CP। क्या होता है, 20% का लाभ होता है। लाभ होता तो 100 + 20 मीन्स 120 बटे में 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 6 12, 2 5 10 काट दो। ठीक है, अब देखो इधर काटो, 6 6 36, 3 जाएगा, 6 5 30, फिर 5 का गुणा इसमें कर दो, 50 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 छक्का 30, 2 32। तो वस्तु का CP भैया कितना आ गया,
325 रुपये। देखिए आ गया। देखिए कितना आसान प्रश्न है ना, कितना आसान प्रश्न है। कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ा जाए। हमें चाय पीने के बहुत मन करता है, सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। याद दिला दियो ना, बता तो रहा हूँ। और हमें दो चीज़ों का बहुत शौक़ है, पहला तो चाय पीने का, और दूसरा हमें सबसे ज़्यादा अगर प्रेम है तो अपनी किताबों से। मुझे इससे ज़्यादा किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, अगर कोई मेरी किताब मांग लेता है ना कि आप 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए दे दीजिए, तो ऐसा लगता है वो मेरी जान मांग रहा है ना। हमें किताबों से बेशुमार प्यार है। मतलब मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता हूँ 1 दिन में। जब तक मेरे पास किताबें नहीं होती मुझे मतलब नींद नहीं आती, चैन नहीं रहता कि किताब क्यों नहीं मेरे साथ आज। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि मैं किताबों के पास ना जाऊँ, पढूँ नहीं। अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखा हूँ किताबों की, उसमें जाके जब तक मैं बैठता नहीं मुझे सुकून नहीं मिलता है ना। आप लोग भी ऐसा करो कि प्यार सिर्फ किताबों से हो जाए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आइए, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से 65,000 हो जाती है, एक कस्बे की जनसंख्या 60,000 से कितना हो जाती है? 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि बताइए। तो जनसंख्या में वृद्धि बताइए भैया। वृद्धि कितनी हुई है? 5,000 की। वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी हमारी? 60,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6। आंसर आएगा आपका 25/3। इसको लिख सकते हैं 3 अठे 24, 3 8 सही 1/3% की वृद्धि। तो पूछा जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी आएगी? तो 8 सही 1/3% की। एक शहर था, उसकी जनसंख्या 60,000 थी, उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है 65,000 हो जाती है। तो कह रहा है जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। तो सबसे पहले हमने निकाला कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है। जनसंख्या 60,000 से कितना हुई है? 65,000 हुई है। तो जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो 5,000 की हुई है। मीन्स एक साल में 5,000 लोगों ने जन्म लिया। जनसंख्या में वृद्धि हुई 5,000 की। अगर हम प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रथम जनसंख्या। वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रथम जनसंख्या। जब हमने काटा पीटा तो हमारा आंसर आया 8 सही 1/3%। क्या बात नहीं समझ में होगा? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यार, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना सभी को? आओ, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कह रहा 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम खाते हैं। 40 व्यक्ति जो है 30 दिनों में कितना खाते हैं? 200 किलोग्राम खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? तो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है इसके लिए, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। यही पढ़ाया ना? तो समझिएगा M क्या है यहाँ पे? M हमारा मैन है, D हमारा क्या है? डे है, H हमारा क्या है? आवर है, समय है, और W हमारा क्या है? वर्क है, कार्य है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बताइए कोई परेशानी है आपको? आगे बताया जाए। ठीक है, कह रहा 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। 40 व्यक्ति मीन्स आदमियों की संख्या दी गई 40 व्यक्ति, दिन दिए गए कितने दिन? 30 दिन। इन्होंने 40 व्यक्ति ने 30 दिन में काम क्या किया है? पहले बात को समझिएगा, इसकी लैंग्वेज समझिएगा। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। इन 40 व्यक्तियों ने काम क्या किया? खाने का सिर्फ काम किया और कुछ काम नहीं किया। ये सिर्फ खाए हैं सारे ना, इन्होंने एक काम ही नहीं किया, खावे के अलावा कोई काम ही नहीं करी।
ना 40 व्यक्ति ने 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाए हैं। तो जो कार्य है, इन्होंने क्या किया, खाने का कार्य किया। क्या खाया, 200 किलोग्राम चावल खाया है। तो इनका जो कार्य है, कार्य वो क्या है, इन्होंने 200 किलोग्राम चावल खा लिया। फिर क्या कह रहा है, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। आगे आओ, कितने व्यक्ति, M2 पूछ रहा है हमसे, 30 दिनों में कितने दिनों में 30 व्यक्ति, मीन्स M दिया गया है, D हमसे पूछ रहा है कितना, क्या काम करेंगे, 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, खाना जो हम खा रहे हैं ये हमारा कार्य है, तो ये सब कार्य में ही जाएगा ना। ठीक, आइए ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, कट गया। ये काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। और कोई परेशानी कहीं पर? आइए गुणा करिए, ये 3 एक नम 3 काट दीजिए। ठीक, अब गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 100। देखिए ऑप्शन में 100 दिन है, ये देखिए, बताइए कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? आगे बढ़ा जाए, बताओ भैया जल्दी जल्दी यार, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, सन्नाटा काहे छाए हो? हाँ चलो, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है समचतुर्भुज का। इसको बहुत ही दिल दिमाग ओपन करके समझना ना। उससे पहले एक शायरी हो जाए ना, तुम्हारी यादों का बवंडर, तुम्हारी यादों का बवंडर मेरे दिल में बेशुमार है। तुम्हारी यादों का बवंडर मेरे दिल में बेशुमार है। अब तो तुम्हारे हाथों की चाय पीने का इंतज़ार है। अब तो तुम्हारे हाथों की चाय पीने का इंतज़ार है ना। तो जल्द से जल्द नौकरी पाओ, फिर उसके बाद चाय बनाने लिए लेके आओ। मेहनत करो सभी लोग, और लड़कियां भी मेहनत करें, नहीं कहेंगे सर जी हमारी तो बेइज्जती करा करते हैं। तुम लोग नौकरी पाओ, चाय बनाने वाला लेके आओ ना, ठेला लगवा देना उससे, एक बिजनेस खुलवा देना उसका। आओ, कह रहा है एक सब, देखो क्लास है, इतने सारे बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ा मौज मस्ती वो भी कर लिया करें, बेचारे सन्नाटे में बैठे रहते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा अपनी जो दिल की दर्द होते हैं उनको निकालना ज़रूरी है ना। दिल में बहुत लोगों के बहुत सारा दर्द भरा होगा, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक पढ़ाई दिमाग में नहीं जाएगी। इन्होंने कहा है एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, समझना भैया, ये हमने एक समचतुर्भुज बना दिया। ठीक है, ABCD हमने एक समचतुर्भुज बना दिया। अब समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हम कह सकते हैं ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक ये विकर्ण हो गया हमारा D1, दूसरा हमारा ये विकर्ण हो गया D2। समचतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं ना। तो अगर हम बात करें समचतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप इसका क्या होगा, भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो परिमाप क्या होगा, 4a होगा। अगर हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2, मतलब विकर्ण 1 विकर्ण 2 गुणे D1 गुणे D2। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। और अगर समचतुर्भुज में कोई कोण दे रखा हो तब क्षेत्रफल निकालना हो तो होता है, अच्छा रहने दो, आपके पेपर में यहीं तक आएगा, कोई मतलब नहीं, यहीं तक बहुत पर्याप्त है, ज़्यादा लेवल तक नहीं जाना है। अब भैया हमसे पूछा क्या, इस बात को समझो
कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज की भुजा बताइए, मीन्स हमें ए निकालना है। समचतुर्भुज की भुजा बताइए और हमें दो विकर्ण की लंबाइयां दे रखा है। बहुत ही खतरनाक खेल है ना, बहुत ही खतरनाक खेल है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, शायद किसी ने पढ़ा हो, शायद किसी ने ना पढ़ा हो। तो हम बताते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हमें भुजा निकालना है। अगर आप लॉन्ग मेथड चाहोगे तो मैं लॉन्ग मेथड बता सकता हूँ, बट मेरा प्रयास है कि पेपर में आप शॉर्ट मेथड से ही लगाओ, क्योंकि आपके पास इतना वहाँ पे समय नहीं है कि बोरिया बिस्तरा लेके नहीं जाना है वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए जाना है, पेपर देना है, चले आना है। वहाँ पे घर नहीं बसाना है, उसके बाद नौकरी ले लेना है, फिर घर बसाना है। पहले तो नौकरी लेना है, बाद में घर बसाना है। आओ, अगर भुजा निकालनी है हमें भुजा निकालनी है तो हमारे पास दो फार्मूले हैं। यार हमें तो फार्मूले नहीं याद आ रहा, कहाँ है, पता नहीं क्या पढ़ के आए थे हम यार पढ़ते नहीं ना हम, यही तो बात है। तुम लोग आदत डलवा दो मेरी पढ़ने की भी। भुजा हमें निकालना है, भुजा के लिए शायद फार्मूला लगता है, चलो और लगा के देख लेते हैं। भुजा के लिए d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये बहुत ही सॉल्ट मेथड है, यहाँ से आप डायरेक्ट भुजा निकाल सकते हो। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब d1 d2 है क्या, ये भी लिख लेना, विकर्ण है। d1 हमारा विकर्ण है और a हमारी भुजा है, ये याद रखिएगा, मैंने नाम दिया है। d1 हमारा विकर्ण है और a हमारी भुजा है। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो पहला विकर्ण 16 आपको दिया गया है, d1 आपको 16 दिया गया है और 12 आपको दिया गया है d2। आपको दो विकर्ण दे रखा है पेपर ने ना, दो विकर्ण दे रखा है, बात समझिएगा। अब d1 का स्क्वायर मीन्स 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, प्लस d2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू 4a स्क्वायर। 256 144 जोड़ दो कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू 4a स्क्वायर। 4 से इसको काट दो, 4 एक नम 4 कितना आ गया 100 इक्वल टू a स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का, मीन्स आपकी भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर ये भुजा आ गई। बताइए कोई परेशानी है। d1 का स्क्वायर 16 विकर्ण 1 दिया गया, ये देखो हमें विकर्ण 1 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर 256, d2 हमें 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को जोड़ दिया तो 400, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 100 a स्क्वायर बराबर 100 आ गया। इधर से स्क्वायर हटाए, इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। बताइए कोई परेशानी। अगर हम इसको एक मेथड से और करना चाहें तो कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो तो मैं बता ही देता हूँ, वो भी बता दो, क्योंकि आप सब मेरे प्रिय छात्र हो। हमें सबसे ज़्यादा प्रेम अपने ऑनलाइन विद्यार्थियों से ही है। मैं मतलब जब तक आपको नहीं पढ़ाता हूँ मेरा दिल नहीं भरता। ऑफलाइन विद्यार्थियों से तो है ही, वो गुस्साएंगे नहीं, उनसे तो है ही है, लेकिन ऑनलाइन वालों से बहुत ज़्यादा है। अगर हम दूसरा मेथड निकालना चाहें तो a इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं भुजा। ठीक है, भुजा निकाल सकते हैं यहाँ से भी। कैसे, ये एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड ये है। तो a बराबर 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और d2 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को जोड़ दोगे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा a बराबर 1/2 अंडर रूट में 400, और 400 अंडर रूट के बाहर आएगा 1/2 कितना हो जाएगा 20। 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये कट जाएगा 2×20, देखो 10 आ गया, वही आंसर आए। मतलब आप चाहो दोनों मेथड बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉलिड हैं। आप किताब से देखोगे तो बहुत लंबा लंबा लगा के रखा है इन्होंने। आप इस फार्मूले को याद रखो और उम्मीद करो कि आपके टेट में एक क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, वो समचतुर्भुज। एक मिनट,
वो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये कहीं से भी हो सकता है। आप सभी लोगों को बात क्लियर हो गई मेरी? चलें आगे बढ़ें। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, जो 8 पेन का सीपी है वो 6 पेन के एसपी के बराबर है। 8 पेन का जो सीपी है वो 6 पेन के एसपी के बराबर है। एसपी को इसके नीचे भेज दो, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 6/8, सीपी अपॉन एसपी सॉरी इक्वल टू 6/8। मीन्स आपने ये निकाल लिया यहाँ से भैया कि वस्तु का सीपी 6 रुपये है, एसपी 8 रुपये है। आपने एक वस्तु को 6 रुपये में खरीदा है और 8 रुपये में बेच दिया है। कितना दिमागदार हो तुम यार, लाभ हो गया ना आपको। कहा 8 पेन का सीपी, हमने कहा 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, हमने बीच में बराबर लगा के 6 पेन का विक्रय मूल्य रख दिया। एसपी को इसके नीचे भेज दिया तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 6/8, मीन्स सीपी 6 और एसपी 8। आपने एक वस्तु को 6 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में बेचा तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ ना। प्रॉफिट तो लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितने रुपए का? 2 रुपये का इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी मीन्स 6, 2 तिहाई 6, कितना आ जाएगा? 100/3% का प्रॉफिट हुआ आपको। आप इसको 33 सही 1/3% भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर कितना आ गया? 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ऑप्शन में नहीं दिया कोई बात नहीं, आंसर सही है। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ। बताइए किसी को कोई कन्फ्यूजन है प्यारे बच्चों? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कोई समस्या? हाँ बोलते चलो यार, देखो बोलते नहीं तो मज़ा नहीं आता। पहली बात तो तुम लाइक नहीं करते हो, दूसरी चीज़ कमेंट नहीं करते हो, तीसरी चीज़ शेयर नहीं करते हो। हाँ मतलब किस जन्म का बदला ले रहे हो हमसे? हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम्हारे पास 2 मिनट का समय नहीं है। हाँ बताओ, 2 मिनट का समय मुझे नहीं दे सकते तुम? अपना कीमती समय है तुम्हारा, मैं जान रहा हूँ, बट 2 मिनट हमारे लिए निकाल सकते हो। आगे बढ़ाया जाए, सभी लोगों को क्लियर है? चलो, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन था। कह 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़, 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ इरेजर का मूल्य जो है 92 रुपया है। ठीक है, तो 8 पेंसिल और 16 इरेजर का मूल्य जो है 68 रुपया है। तो 24 पेन का मूल्य आपको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, बता देंगे 24 पेन का मूल्य, कोई परेशानी नहीं। भैया देखो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, पेंसिल और इरेजर। तो ये पेंसिल और इरेजर की जो डिजिट है हम बराबर कर लें आपस में। यहाँ पे 16 इरेजर है, यहाँ पे 16 इरेजर बना दें। यहाँ पे 8 पेंसिल है, यहाँ पे 8 पेंसिल बना दें। तो ऊपर हम इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई परेशानी? 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 पेन प्लस 4 दूनी 8 पेंसिल प्लस अरे यार पेंसिल प्लस 4 चौको 16 इरेजर इक्वल टू 4 दूनी 8 और 4 9 36 368। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दो तो यहाँ पे कितना बचा? 12 पेन बचे हमारे पास। ये 8 पेंसिल कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये 368 से 68 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 300। 12 पेन का मूल्य 300 आ गया। हमें कितने पेन का निकालना? 24 पेन का। तो 2 से इधर गुणा कर दो तो ये 24 पेन बन जाएगा और 24 पेन का मूल्य 2 से इधर गुणा कर दो 600 हो जाएगा। 12 पेन का मूल्य 300 है तो 24 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 600। बताओ कोई परेशानी? बहुत ही आसान प्रश्न है ना। बस इसमें ध्यान रखना है कि ये जो कॉमन वाली चीज़ें हैं
ये वैल्यू बराबर कर ली जाए जिससे ये कैंसिल हो जाए। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। वैल्यू बराबर होने के बाद दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े भैया। वाह। कह रहा निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? नहीं आती है, ठीक है भैया। कितने लोगों को परिमेय और अपरिमेय नहीं पता है? चलो हम एक छोटा सा डेमो दे देते हैं परिमेय अपरिमेय का। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, पहली बात। दूसरी बात होती है q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात p और q दोनों अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए, दोनों अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाली है, p और q दोनों अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए। बेटा आपके पेपर में पूछेगा कि एक परिमेय है या अपरिमेय, तो हमारे प्यारे साथी लगाएंगे परिमेय है। परिमेय नहीं भैया, हमने कहा p और q दोनों अलग अलग पूर्णांक। आप सोचोगे सर जी इसको 1/1 तो लिख सकते हैं, 1/1 तो लिख नहीं सकते हैं। उसने कहा दोनों अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए, इसलिए एक परिमेय नहीं हो सकता कभी भी। एक हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होगा, याद रखना, ठीक है। पेपर आपका पूछ सकता है कि एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए किसी दिन क्लास कर लेंगे परिमेय अपरिमेय की, बिल्कुल टेंशन मत लो। आओ अब जो कह रहा है उसकी बात करते हैं। कह रहा है 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। 3/5 को डिवाइड करो तो 5 छक्का 30 0.6 और इसको डिवाइड करो तो 5 × 40 0.8, इनके बीच में नहीं आती है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 19/30 है पहली हमारी और 2/3 हमारी दूसरी है और 7/10 हमारी तीसरी है और 16/30 हमारी चौथी है। चलो आओ देखते हैं क्या क्या लिखा जा सकता है। इसको आप लिख सकते हो 3 छंग 18 0.666 और ये लिखा जाएगा 0.7 और ये लिखा जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 160 हो जाएगा। चलो 16 को डिवाइड कर लो 30 से, तुमको भी दिखा दे डिवाइड करके। पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 3 × 25 15, सॉरी कभी कभी मैं वाइट बोर्ड की याद आ जाती है। 5 × 3 = 15, 150 तो 10 बचेगा। अब 0.5 आएगा, इसका मान 0.5 आएगा और ये संख्या जो है 0.6 से छोटी है। देखो 0.7 तो इसके बीच में आ जाएगी कहीं, 0.66 भी इसके बीच में कहीं आ जाएगी, ठीक है। लेकिन 0.5 तो इसके आगे जाएगी ना, 0.5 तो कहा इसके मध्य में नहीं आती है, तो कौन सी? 16/30। आपका आंसर आ गया 16/30। ऐसी संख्या थोड़ा सा डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, ज़रूरी है, नहीं तो मैं ऐसे नहीं बताता, मैं इसको सॉल्व मेथड से लगा देता। बट आपका पेपर है थोड़ा सा आप कम माइंड का यूज़ करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा ना, इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक लेके गए हैं, वरना हम इसको दूसरे मेथड से कर सकते थे। आपको समझाना मेरा मेन उद्देश्य है, कैसे भी करके आपको मैथ आनी चाहिए, क्योंकि 30 नंबर टेट में आना है और 20 नंबर सुपर टेट में आना है और ये आपके पेपर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपका सिलेक्शन इन्हीं से होना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप माइंड यूज़ करिए और पढ़ाई को थोड़ा सा अग्रसर हो जाइए। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से लगाएं, जिससे कि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे बढ़ाएं, चलिए। अब फिर एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, हम एक त्रिभुज कब नहीं बना सकते हैं, ये पूछा गया, बहुत ही अच्छा है। यदि हमें दिया गया हो 2 कोण 1 भुजा दी गई हो तो हम त्रिभुज आराम से बना सकते हैं। 2 कोण 1 भुजा दी गई हो तो हम त्रिभुज आराम से बना सकते हैं।
केवल 3 भुजाएं दी गई होंगी तब भी हम त्रिभुज आराम से बना लेंगे। केवल 3 कोण दिए गए हों, और अगर केवल 3 कोण दे दिए जाएं तो हम क्या त्रिभुज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। केवल 3 कोण देने से हमारा त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। केवल 3 कोण देने से हमारा त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, और यही आंसर हमारा सही होगा। उसने कहा हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं जब पेपर पेपर क्यों हमें देगा? जब हमें 3 कोण दिए गए होंगे तब हम त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत है हमारे पास और आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 10% बढ़ा दी जाती है। अरे यही कुछ कहा है ना, ABCD हमारा एक आयत है। कल हमने इसके बारे में आपसे अच्छे से डिस्कस किया, तो जितने लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी वो देख लेंगे। हम आज सिर्फ इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे जो कहा है। रोज रोज हम पूरी बात नहीं कर पाएंगे। क्षेत्रफल इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। हमने इसका क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कहा यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि हो जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, बात समझिएगा। हमने मान लिया पहले आयत की लंबाई 100 थी और चौड़ाई 100 थी। जब लंबाई 100 थी चौड़ाई 100 थी पहले, तो आयत का क्षेत्रफल कितना रहा होगा? 10,000, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करेंगे तब हमें क्षेत्रफल मिलेगा। फिर क्या हुआ? इसकी लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया तो ये 150 हो गई, और इसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया तो ये 120 हो गई। तो क्षेत्रफल इसका कितना आ गया? 12 पंचे 60 का 0, 12 का नंबर 12, 12 6 18, 12 का नंबर 12 6 18 यार। 1 2 जीरो है, 2 जीरो रख दो, 12 से गुणा करो, 12 पंचे 60 का 0, हासिल लगेगा 6, और 12 का नंबर 12 6 18, 18,000 हो गया। पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था? 10,000। अब आयत का क्षेत्रफल कितना है? 18,000। कितने गुना बढ़ गया? कितने गुना बढ़ गया? तो कितना है? अब 18,000 है, पहले कितना था? 10,000। 1 2 3 1 2 3 2 9 18, 2 पंची 10, 9/5 गुना बढ़ गया। या इसको लिख सकते हो 1 सही 4/5 गुना बढ़ गया। गुना बढ़ गया, यही पूछा है आपसे। 1 सही 4/5 गुना बढ़ गया। बताओ कोई परेशानी है आपको? जब भी गुना कहेगा तो आपको नया वाला क्षेत्रफल ऊपर रखना, पुराना वाला क्षेत्रफल नीचे रखना, क्योंकि इससे बढ़ोतरी हुई है। तो कितने गुना बढ़ा है? तो जो आयत का क्षेत्रफल बढ़ा वो कितना बढ़ गया है? 1 सही 4/5 गुना बढ़ गया है, मीन्स 9/5 गुना बढ़ गया है। अब कैसे आप सोचोगे सर जी ये तो बात आप कैसे कह सकते? पुराना क्षेत्रफल हमारा कितना था? 10,000 था। कितने गुना बढ़ गया? 9/5 गुना बढ़ गया। 9/5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, ये 2,000 होगा। 2 का इसमें गुणा कर दो, 9 दूनी 18,000। देखो 9/5 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्षेत्रफल 18,000 आया था। आपने पुराने वाले क्षेत्रफल में 9/5 का जब गुणा किया तो क्षेत्रफल 18,000 आ गया। और देखिए क्षेत्रफल जब हम कह रहे थे बढ़ा हुआ तो कितना आ रहा था? 18,000। मीन्स कितने गुना बढ़ गया? 1 सही 4/5 गुना बढ़ गया। बात क्लियर है आप सभी लोगों को? भैया कहीं पर कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं कोई? कि हाँ कहीं पर कुछ परेशानी हो तो बताओ, हम आपके साथ हैं और पूरा हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ ही रहें हमेशा। हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते हैं। ये दिल जो जुड़ गए हैं हम दोनों लोगों के, तो अब हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। हमारा प्रयास है कि हम आपके साथ रहें और लगातार आपसे जुड़े रहें, आपको क्लास देते रहें और आप भी हमें चाहते रहें ना। चलो आओ। अब लो, मानव शरीर का तापमान 98.6, ये तो लगाने की जरूरत नहीं थी। ये तो अपना तापमान तो सबको पता होता है यार। जब फीवर आता तो कहते हो कि अब तो 104 डिग्री जा रहा है ना। 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री में कभी तुम्हारा टेम्परेचर नहीं जाता, ठीक है। फ़ारेनहाइट में जाता है कि 99 डिग्री सेल्सियस मेरे फीवर आ गया। अरे दादा इतना आ जाएगा तो जल जाओगे। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। आपका जो डॉक्टर आपका फीवर नाप के बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं, ठीक है। सभी लोग समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो ये तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी।
मतलब मैथे में या जीएस भी पूछ लियो और कुछ बाकी रहेगा वो तो और डाल दिए हैं, यहाँ देखे रहेगा रहे। अब चलो कह रहा एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। भैया इसके लिए फार्मूला होता है T1/T2 इक्वल टू N1 - 1 अपॉन N2 - 1। T1/T2 इक्वल टू N1 - 1 अपॉन N2 - 1। तो कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों, पहला वाला समझ दिया गया 10 वर्ष, क्या हो जाती है 2 गुनी, तो 2 - 1। कितने वर्षों में T2 कितनी हो जाएगी 3 गुनी, 3 - 1। ठीक है, चलिए आगे सुनते जाइएगा। अब इसको हम लिख देंगे 10/T2, 2 - 1 का मतलब 1 और 3 - 1 का मतलब 2। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो T2 बराबर आ जाएगा 20 वर्ष। आ गया आंसर। देखो इस फार्मूले को याद रखना, T1/T2 इक्वल टू N1 - 1 अपॉन N2 - 1। T1/T2 इक्वल टू N1 - 1 अपॉन N2 - 1। सभी लोग समझ लो जल्दी से, कोई परेशानी तो बताओ, कमेंट करके तुरंत बताओ कोई समस्या हो। आगे बढ़ो यार, आगे जल्दी जल्दी सॉल्व कराने दो। फिर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भैया, आओ खुशी मिलती है हमें ऐसे क्वेश्चन देखते ही। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ना चाहिए पेपर में, मैं खुद चाहता हूँ कि लेवल बढ़े, ऐसे थोड़ी मज़ा आएगा। कह रहा 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ये हमारा खेल का मैदान है, वर्गाकार खेल का मैदान है। और भैया ये इसकी त्रिज्या होगी, और जब त्रिज्या को हम पूरा मिला दें, त्रिज्या को हम पूरा मिला दें तो ये हमारी व्यास हो जाती है। ठीक है, ये हमारी व्यास हो जाती है। ठीक है, व्यास मीन्स डायमीटर हो जाता है, डायमीटर मीन्स ये 2r हो जाती है, मीन्स त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास होता है। जब त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए तो व्यास होता है। ठीक है, वर्ग के बारे में तब बात करेंगे जब कभी वर्ग आएगा ना। बात समझना भैया, हमें क्या दिया गया है, दिया गया है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल का मैदान का क्षेत्रफल बताइए। मीन्स इस जो वर्गाकार ये खेल का मैदान है, हमें इस वर्ग का ही क्षेत्रफल बताना है, इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है, मीन्स इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। और हमें क्या दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है 80 मीटर, 80 मीटर इसका व्यास दे रखा है। बात क्लियर है भैया। तो वर्ग का अगर विकर्ण दे रखा हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये समझो। ये वर्ग का विकर्ण भी होगा, जो वृत्त का व्यास होगा वही वर्ग का विकर्ण होता है, जो वृत्त का व्यास होता है वही वर्ग का विकर्ण होता है। बात समझ गए। तो जब भी विकर्ण दिया होगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। विकर्ण कितना दे रखा है आपको, 80 मीटर दे रखा है, तो 80 का स्क्वायर मीन्स 80 गुणे 80 बटे में 2। इसको काट दो, 2 चौको 8, और 40 का 80 में मल्टीप्लाई कर दो भैया, 40 का 80 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 8 चौको 32 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आ गया 3200 मीटर स्क्वायर आ गया। बात क्लियर है सभी लोगों को, बताओ कोई परेशानी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। अगर आपको ये मेथड नहीं याद हुआ, ये फार्मूला नहीं याद हुआ, तो आप इस क्वेश्चन को पेपर में बहुत लॉन्ग मेथड से लगाओगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वर्ग का विकर्ण दे रखा हो तब क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकालना विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 से, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 से। प्यारे बच्चों याद रखना, बहुत ही तगड़ा क्लास चल रही है आपकी, मजा आ रहा होगा आप सभी लोगों को। आगे बढ़ाएं। ये वृत्त है और वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, और जो वृत्त का व्यास होगा वही वर्ग की जो वृत्त का व्यास होगा वही वर्ग का विकर्ण होगा। बात क्लियर है आप सभी लोगों को, बताओ कोई समस्या। चलो आगे बढ़े।
240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए हैं। पाई ले आलेख में इसका संगत कोण क्या होगा? पाई आलेख का मतलब होता है जो वृत्त के अंदर एक हम लोग वृत्त चार्ट पढ़ते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसा ही इसने पूछा है कि इसका संगत कोण क्या होगा। 240 अंकों की परीक्षा, आपने 52 अंक हासिल किए हैं और कोण किस में है? डिग्री में है। तो ये पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए 360 से भाग दे दो, गुणा कर दो। टोटल कितने नंबर का पेपर था? 240 का। ये 0 0 काट दो, 6 छंग 36, 6 चौको 24, 13 चौको 52, 13 छंग 78 डिग्री का कोण बनेगा। ये पता नहीं कहाँ लाल डाल दिया था, फर्जी क्वेश्चन। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये टाइपिस्ट थोड़ा ध्यान रखो यार, फर्जी वाले क्वेश्चन है भैया। वो कह रहा था कि एक विद्यार्थी जो है वो 52 अंक अर्जित करता है और 240 अंकों की परीक्षा है, तो वो कितने डिग्री का कोण हासिल कर पाएगा? ठीक है, तो कोण हासिल करने के लिए इस वृत्त चित्र की बात किया है, वृत्त चित्र की बात किया है। ये पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, इसी में से हमें अपना हिस्सा चाहिए। हमने कितने नंबर पाए? 52, उसमें 360 से गुणा किया, टोटल 240 अंकों की परीक्षा थी, तो 78 डिग्री का कोण हमें हासिल हो पाया और सब हमारा छूट गया। बताओ कोई परेशानी है? आओ, यदि P का P% 36 है तो P का मान क्या है? यदि P का मैथ में ऑफ या का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। P का मतलब गुणा, परसेंट, P का P%, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा, इसका मान कितना है? 36 है। इस 100 का उधर गुणा कर दो तो P और P का गुणा कर दो, 36 गुणे 100 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटा दो तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, 36 गुणे 100। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। और 10 छक्का 60। ये आंसर आ गया आपका। बताइए कितना आसान प्रश्न है, कुछ कठिन है क्या? कठिन नहीं है ना? आगे बढ़ें, चलो। अभी बहुत प्रश्न है भैया, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ नहीं तो फिर समय लग जाएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। 2352 बराबर 2 की पावर x गुणे 3 की पावर y गुणे 7 की पावर z। तो आपको मान बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का। तो सबसे पहले आपको इसका फैक्टर करना होगा भैया। 2352 का फैक्टर करो, आओ करते हैं, देख के बहुत ध्यान से करना भैया। सबसे पहले 2 से काटो, देखो 2 से काटो, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 1 बचेगा, एक इधर हासिल जाएगा 15, 2 7 14, फिर एक बचा, 2 6 12, फिर 2 से काटो, 2 5 10, एक हासिल जाएगा, 2 8 16, एक हासिल जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 2 4, एक हासिल जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 7 14, फिर 7 से काट दो, 7 2 14, 7 1 7, फिर 7 से काट दो, 7 3 21, फिर 3 से काट दो, 3 1 3। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया? 4 बार आया, गुणे 7 कितनी बार आया? 2 बार आया, 3 कितनी बार आया? 1 बार आया, 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2, बराबर में हमें दिया गया 2 की पावर x गुणे 3 की पावर y गुणे 7 की पावर z, ये हमें दे रखा है। और जब आधार बराबर हो, जब आधार बराबर हो तो घातों की तुलना करते हैं। आधार 2 2 है तो घात बराबर x बराबर हो जाएगा 4, आधार बराबर हो तो घातों की तुलना करते हैं तो y बराबर 1, आधार बराबर हो तो घातों की तुलना करते हैं तो z बराबर 2। हमसे पूछा क्या? x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? x 4 है, y 1 है, z 2 है, तो 4 2 1 7, ठीक है। तो क्या है मान? 7। और अगर आपने फैक्टर गलत कर दिया ना तो धोखे में चले जाओगे। फैक्टर पे विशेष ध्यान रखना पेपर में, ये बहुत सही से करना आप, ठीक, गलत नहीं करना पेपर में। बहुत ही मन लगा के, दिल दिमाग लगा के, सब पेपर के टाइम वहीं पे रहना है ना, लगाते समय कहीं और किसी और को मत याद करना, क्योंकि जब याद करोगे ना दिमाग जो होता है ना वो डाइवर्ट होता है। इसके भी अपने अपने सिद्धांत हैं। अगर आप किसी और के बारे में सोचे ना तो दिमाग के डाइवर्ट होते ही चला जाता है। ये हम हो या आप हो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक दिल और दूसरा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और जिसने कंट्रोल कर लिया ना उसने इतिहास रच दिया।
जिसने कंट्रोल कर लिया इसके ऊपर उसने इतिहास ही रच दिया। अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो तुम इतिहास रच दोगे। ये कंट्रोल ही नहीं होता, ये सब लोग कंट्रोल नहीं कर सकते इसके ऊपर। अगर आपने अपना कंट्रोल बना लिया इसके ऊपर तो आप इतिहास रच दोगे, 100% गारंटी है ना। तीसरा विश्व युद्ध करा दोगे तुम। चलो आओ, ये क्वेश्चन आप लगाना, ये हमको नोट करना पड़ा था कि पिछली बार वाले पेपर में हमने छोड़ दिया था, पिछली बार वाली क्लास में हमने छोड़ दिया था, हमें ध्यान ही नहीं रह गया था। तो इस क्वेश्चन को लगा कि आप आंसर बताओ, यूपी टेट 2019 में पूछा गया था। ये पेपर पिछले वाली क्लास में हमसे छूट गया था, मैं इसको ध्यान नहीं दे पाया था, मतलब हमारे जो टाइपिस्ट महाराज जी हैं वो भूल गए थे। ठीक, तो इसको आप लगा के जरा से आंसर बताओ क्या आएगा। हमने देखो ऑप्शन भी नहीं दे रखा, आंसर लिखना पड़ेगा कि क्या आएगा। फैक्टर सही होगा तभी आंसर आएगा। टेट 2019 का आया हुआ प्रश्न है, और इससे पहले वाला जो प्रश्न मैं बता के गया हूँ ये टेट 2018 का है। और इस बार सीटेट में ऐसे ही 2-3 प्रश्न पूछे गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी क्लास में हम किसी दिन डाल देंगे वो भी प्रश्न। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो, जितना भी प्रश्न पेपर में अच्छे होंगे सब डाल देंगे, क्योंकि आपका पेपर अच्छा जाए, हम यही चाहते हैं। हमारी दिल की तमन्ना है, हमारे दिल की तमन्ना है कि आपका जो होने वाला पेपर है वो जो है बहुत ही अच्छा जाए। अच्छा, एक दिन हम मतलब रास्ते में जा रहे थे तो पता नहीं क्यों एक शायरी रास्ते में बना डाले, मतलब कैसे मेरे समझ में नहीं आता है। मतलब मैंने क्या बनाई थी, तू जब मेरे ख्वाबों में आती है, तू जब मेरे ख्वाबों में आती है तो दिल बहुत खुश हो जाता है। तू जब मेरे ख्वाबों में आती है तो दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और जब तू मेरे ख्वाबों से चली जाती है तो ये दिल बेचारा रोने लगता है, तो ये दिल बेचारा रोने लगता है ना। जब कोई ख्वाबों में आए, मतलब हम नींद में हो एक अच्छी सी और कोई ख्वाबों में आ जाए तो पूरी रात मतलब जन्नत लगने लगती है, मतलब ऐसी रात जिसका सभी को इंतजार, मतलब ऐसे जन्नत फीलिंग आती है ना वैसी। और जब वो चली जाए उसके बाद सोचो क्या होता है, जब आपकी नींद खुले और कोई ना हो फिर सोचो क्या होता है। चलो आओ आगे बढ़ाओ। 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी ये पूछा गया। 100 के समभाजक मीन्स जो समभाजक हो, इवन 100 के समभाजक। भैया पहला बताओ, दो सम है, 4 सम है कि नहीं है? 2 4 6 8 10, जिससे से डिवाइड होगा भाई 20 30 से डिवाइड होगा क्या 100? पगला के होगा 50 और 100। 1 2 3 4 5 6, 100 के समभाजक आ गए 6। उसने कहा था समभाजक निकालो सम संख्या से जो डिवाइड हो, जो सम संख्या से डिवाइड हो वही हमारे समभाजक हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, 20 से डिवाइड हो रहा है, 50 से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है। तो 100 के समभाजक कितने हैं? 6 हैं। बताओ, कोई परेशानी किसी को? बताओ भैया हमारे प्यारे साथियों, कहीं पर कोई समस्या है? आगे बढ़ें। आज क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ले लिए, क्या करूं, मजबूरी थी मेरी। आओ, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? 15 सेंटीमीटर भुजा के वाले एक घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? तो घन की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन। अब इसके बारे में किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। बटे में छोटे घन का आयतन, आज हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो घन का आयतन क्या होता है ये लिख देंगे बस। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, मीन्स A का क्यूब। भुजा का क्यूब ही घन का आयतन होता है, ठीक है। भुजा क्यूब हमारा क्या होता है भैया? घन का आयतन होता है। हाँ, और सभी लोग कमेंट करना ना भूलो, जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। रुको नहीं तुम लोग, अगर तुम लोग रुक गए तो हम भी रुक जाएंगे। हमें बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास पढ़ानी है, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे हम जल्द से जल्द आपके साथ लाइव क्लास ले पाएँ ना। तो छोटे घन बड़े घन का आयतन बढ़ते में छोटे घन का आयतन,
तो बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा कितनी दी 15, तो 15 का क्यूब बटे में छोटे घन का आयतन मीन्स 3 का क्यूब मीन्स 15 का 3 बार मल्टीप्लाई 15 गुणे 15 गुणे 15 बटे में 3 का 3 बार मल्टीप्लाई 3 गुणे 3 गुणे 3 तीनों 25 15 तीनों 25 15 तीनों 25 और 15 5 का 3 बार मल्टीप्लाई तो 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो कितने घन काटे जा सकते हैं 125। बताइए कोई समस्या, कोई पर दिक्कत भैया, आगे बढ़ाई। अच्छा कभी कभी हम बड़ी अजीब सी भाषा बोलने लगते हैं ना, तुम लोग को बड़ा दर्द होता होगा कि सर ये कैसे बोलने लगते हैं। चलो क्षमा चाहते हैं आपसे, ऐसा नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे साथियों, कहीं पर कोई परेशानी नहीं ना। चलो कहते हुए कहाँ चलें, बार बार कहते चलो चलो चलो, कहाँ चलें, कोई जगह बताओ कहाँ चला जाए ना। गुस्सा आती होगी अंदर से, पता है बार बार कहते हैं चलो चलो। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। तो बहुभुज का अंतः कोण बराबर होता है, का अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है n-2 180 डिग्री। ये बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है। हमें दे रखा कितना 360, n-2 180 इक्वल टू 360 नहीं 2160, सॉरी 2160। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये काटो 6 त्रिक 18, ये 6 त्रिक 18, 3 जाएगा 6 छांग 36, फिर 3 से काटो 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, n-2 इक्वल टू 12। ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, तो 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा भैया 14। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 14। बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है n-2 180 और सम बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है n-2 180 बटे n। बात समझ गए। इसी के बटे में n लगा दिया जाए तो वो सम बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लेना सभी लोग कॉपी में पढ़ते वक्त। चलिए आइए, यही बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको दिया गया है a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन में 9 स्टार 10 का मान क्या होगा ये पूछा है। तो ये a है और ये b है, तो a की जगह पे 9 रख दीजिए 9 का स्क्वायर, b की जगह पे 10 रख दीजिए 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस का 9 दहम 90। 10 से 90 घटा दो भैया कितना हो जाएगा 100 से 90 घटा दो कितना हो जाएगा 10, और 10 और 81 को जोड़ दोगे तो 91। देखिए आंसर आ गया आपका 91। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर। आगे बढ़ाएं। ओह थक गया आज मैं। हाँ अभी बहुत सारे हैं, जल्दी करो यार तुम लोग। कह रहा है x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। मीन्स एक्स वाई जो है शून्य वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए। शून्येतर वास्तविक संख्या मीन्स हम x को कह सकते हैं और y को कह सकते हैं कि ये लोग 1 2 3 4 हों या -1 -2 -3 -4 हों, ऐसी संख्याएं हों, लेकिन ये जीरो ना हो, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप x और y का मान ले लेना, इसमें पुट करके देख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मान पुट करके देख लेना। आपको अगर मान पुट करना है तो यही x और y का मान लेना, अगर इधर से पुट करना तो इधर से लेना। तो इधर से मान लोगे अगर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव संख्याएं हैं, ये धनात्मक संख्याएं हैं
और ये हमारी नेगेटिव संख्याएं हैं। जब ये वैल्यू लोगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो हमें लगता है हमारा आंसर हमेशा धनात्मक बनना चाहिए, हमेशा बनना चाहिए, लगता नहीं है, बनेगा यही, हमेशा धनात्मक बनेगा। कोई परेशानी है? क्योंकि आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू माइनस में लोगे, y की वैल्यू माइनस में लोगे, तो स्क्वायर करने पे दोनों प्लस हो जाएंगे, गुणा करने पे दोनों प्लस हो जाएंगी। जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमेशा धनात्मक होंगे। कोई परेशानी प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कहीं पर कोई परेशानी? आगे बढ़ें, चलिए आइए। 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया था स्टेट में आपके, बहुत ही अच्छा। 1 से 10 तक की, मतलब ये जो ऑप्शन में संख्याएं आपको दी गई हैं, ये 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। और हम जैसे ही 9 देखते हैं, मतलब मेरा दिमाग सनक जाता है। जैसे तुम किसी और को देखते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग खूब सनक जाता है ना, कि काश आज ये मेरे साथ होती। वैसे ही मैं इसको देखता हूँ ना, मेरा दिमाग सनक जाता है कि काश ये पेपर में हो, हर एक क्वेश्चन में 9 हो, हमारी ज़िंदगी बन जाए। वैसे ही मतलब ये 9 हम जैसे ही देखते हैं ना, मुझे फील आता है कि कोई अपना मेरे साथ है। इस 9 के अंदर इतनी क्वालिटियाँ हैं कि मुझे फील होता है कि कोई अपना है जो मेरे साथ है, जो मेरी ज़िंदगी में होने वाली समस्याओं से लड़ सकता है। ये 9 इतना अच्छा है ना। जैसे तुम्हारी लाइफ में कोई होता है ना, तुम सोचते हो कि काश ये मेरे साथ होती तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथली चलती। वैसे मैं सोचता हूँ कि अगर ये 9 मेरे साथ हर क्वेश्चन में हो, मैथ में, हम इसको हर जगह ले लें तो हमें क्वेश्चन लगाना ही ना पड़े। क्योंकि 9 फॉलो करता है हमारा डिजिटल सम, और हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है डिजिटल सम। जितने लोग नहीं पढ़े हुए प्यारे सहपाठियों, पहले जाके हमारा डिजिटल सम की क्लास पढ़ो, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेशन से बच जाओगे। 9 कहता है जहाँ पे संख्याओं का योग 9 हो, वो संख्या पूरी पूरी हमसे डिवाइड होगी, और 5 4 9 आंसर आ गया। आपको आंसर आ गया। अब आप चेक कर लेना, ये 5 4 9 50 5040 जो है, ये 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, ये सब से विभाजित है। आप करके देख लेना, अगर नहीं होगी तो मुझे बताना, मैं भी देखूंगा नहीं होती है। 9 का नियम इतना सॉलिड नियम है, मतलब वाकई में ये बहुत बेस्ट है। बड़े से बड़े कैलकुलेशन को सेकंडों में हल करा सकता है। तो डिजिटल सम जितने लोग नहीं पढ़े पहले पढ़ लेना, तभी समझ पाओगे। पूरी बात डिजिटल सम एक्सप्लेन करने में मुझे 2 घंटे का समय चाहिए। हमने 2 क्लास एक्सप्लेन किया, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट है। ये है a की पावर b इक्वल टू 125, a की पावर b इक्वल टू 125, और आपसे पूछा है b की पावर a का मान क्या होगा। तो भैया जो a की पावर b इक्वल टू 125 लिखा गया, इस 125 को आप 5 की पावर 3 लिख सकते हो। a का मान 5 है, b का मान 3 है, तो b का मान 3 है, a का मान 5 है, और 3 की पावर 5 बन गया। 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। 3 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 243। बताइए कोई समस्या? हमने कहा कि जो 125 दिया गया है ये 5 की पावर 3 है, 125 5 की पावर 3 है, और इक्वल टू में दिया गया a की पावर b। हमने तुलना कर लिया कि a का मान 5 है और b का मान 3 है। यहाँ पे लाके a का मान और b का मान पुट कर दिया, 3 की पावर 5 बन गया। 3 की पावर 5 हमारा कितना होता है? 243 होता है। कोई परेशानी और आगे बढ़ें, चलिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण इतना है। चलो अब वर्ग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज वर्ग आ ही गया है तो वर्ग भी समझ लो आप लोग। ये देखो ये वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कल हमने आपको बताया ही था, हमको लगता है वर्ग के बारे में कल डिस्कस किया जाए कि आयत के बारे में। चलो, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समझ गए? पूरी कहानी खत्म।
वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग के अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, और वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वर्ग का परिमाप का, और जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो परिमाप क्या हो जाएगा 4a। और अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और अगर हम वर्ग के विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण हमारा होता है a√2। ये हमारा वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2। और अगर जब पेपर में विकर्ण दिया गया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, विकर्ण का स्क्वायर में और बटे में 2 से। अगर जब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, जब आपको विकर्ण दे देता है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो, आप इसमें घूमने लगते हो पेपर में जाते ही कि अब क्या किया जाए भैया, अब तो विकर्ण दे दिया, और विकर्ण दे दिया तो हम क्या डर जाएंगे, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अभी हम इससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करके गए हैं, वहाँ पे भी एक वृत्त में एक वर्ग बना हुआ था और उसमें भी विकर्ण दे रखा था, तो हमने बताया था विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। बताओ, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिया, और कल भी हमने जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी यही था, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा था पाइथागोरस प्रमेय से सेम, और देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन एक ही जैसे सेम पूछ लिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 5√2 है। विकर्ण जब 5√2 रखा है तो 5√2 का होल स्क्वायर बटे में 2, और 5 का स्क्वायर 25, और √2 का स्क्वायर 2, और बटे में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आ गया वर्ग का विकर्ण 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, अगर आप इस फार्मूले को याद रखोगे ये वाला, तो आपको विकर्ण दिया होगा तो क्वेश्चन लगाने में कठिनाई नहीं होगी। तो याद कर लो भैया, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। जब पेपर में विकर्ण दिया गया हो तो आप डायरेक्ट लगाओ, वरना फिर आप बैठोगे और क्वेश्चन के बारे में सोचोगे कि क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा समस्या होती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, आगे बढ़े, चलो। एक त्रिभुज में हो सकते हैं 2, एक त्रिभुज में 2 क्या हो सकते हैं, 2 न्यून कोण हो सकते हैं, बस 2 समकोण हो जाएंगे तो 90 90 180 हो जाएगा। भैया कोई भी त्रिभुज हो, कल हम सोचते हैं त्रिभुज की एक क्लास बना देते हैं बहुत ज़बरदस्त वाली, बेसिक वाली, क्योंकि बेसिक में थोड़ा सा समस्या बच्चों को ज़्यादा रहती है। हम बेसिक की क्लास बना देते हैं तगड़ी सी, और सारे त्रिभुज के बारे में उसमें डिस्कस कर लेते हैं ना, न्यून कोण अधिक कोण ये सारे कोण वो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं एक ही क्लास में। लेकिन पहले आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए। जब लाइक होगा, कमेंट होगा, तभी हम नेक्स्ट क्लास अच्छे से बना के दे पाएंगे। हमें आप ऊर्जा तो दीजिए, आप ऊर्जा ही नहीं दे रहे हो, आप मेरी ऊर्जा ले लेते हो। जब तक आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं आएगी। हमें एनर्जी के लिए सिर्फ यही चाहिए, ठीक। तो एक त्रिभुज कोई भी हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 न्यून कोण हो सकते हैं, बस, इसके अलावा और कोई भी कुछ नहीं हो सकता। चलो, किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। अगर कोई भिन्न दी जाए और उसके तुलनात्मक कोई भिन्न ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भिन्न दी जाए और उसके तुलनात्मक कोई भिन्न ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे भैया, जब कोई भिन्न दी जाए और उसके तुलनात्मक कोई भिन्न हमें ज्ञात करनी हो तब हम क्या करेंगे, जब तुल्य भिन्न ज्ञात करना हो तो क्या करें, भिन्न के अंश में गुणा करेंगे। अंश में गुणा करने से तो उसके बराबर के तुल्य भिन्न मीन्स होता है उसके समान भिन्न, तो अंश में गुणा करने से कुछ नहीं होगा। भिन्न के हर में गुणा कर दिया नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अंश और हर में गुणा कर दो तो भिन्न खराब हो जाएगी। आइए, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या जोड़कर, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके, ये सही है। भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके तुल्य भिन्न प्राप्त की जाती है। तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, एक भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करेंगे। जैसे क्या बेटा, जैसे एक हमने भिन्न ले ली 2/3, अगर हमने इसमें 2 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया तो ये आएगी 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6। देखो तुल्य भिन्न मीन्स उसी के समान फिर भिन्न आ गई, वही भिन्न आ गई ना, तुल्य भिन्न यही होता है। आगे बढ़े, चलो। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। कल हमने पढ़ाया था 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। वेरी नाइस क्वेश्चन।
3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम बात करें तो आप तुरंत लिख दोगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो आप तुरंत बताओगे कि सर जी 101 ना, 101 तुरंत बता दोगे। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बता दोगे? 101। क्वेश्चन पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो क्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 100। बात क्लियर है सभी लोगों को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज मत होना ना, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब आप उसको देख के कंफ्यूज हो सकते हो तो इसको देख के भी कंफ्यूज हो सकते हो। अगर 2 अचानक से खूबसूरत लोग आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम किसके साथ जाएं। वैसे ही क्वेश्चन है कि कोई खूबसूरत क्वेश्चन आ जाता है तो आप सोचते हो यार अब क्या किया जाए, किसके साथ जाए, आंसर दे या ना दे ना, समस्या होती है, विकट समस्याएं होती हैं। जब कोई 2 खूबसूरत से लोग आएंगे तो समस्या तो होगी ना। मतलब किसी चीज़ को ना याद करते हुए भी याद करना भी एक मजबूरी है हमारी, किसी को ना याद करते हुए भी याद करना हमारी मजबूरी है। अगर हम ना चाहें कि हम उसको याद करें तब भी हमें उसे याद करना पड़ता है। ये दिल है कि मानता नहीं ना, ये आपका जो दिल है ये मानता ही नहीं है। हमने इसके लिए भी एक चीज़ लिख रखी है ना, सुना दिया जाए। ना चाहते हुए भी आ जाता है लबों पे नाम तेरा, ना चाहते हुए भी लबों पर आ जाता है नाम तेरा, कभी तेरी तारीफ में तो कभी तेरी शिकायत में। ना चाहते हुए भी लबों पर आ जाता है नाम तेरा, ना चाहते हुए भी लबों पर आ जाता है नाम तेरा, कभी तेरी तारीफ में, कभी तेरी तारीफ में और कभी तेरी शिकायत में, कभी तेरी शिकायत में ना। मतलब हम उसे ना चाहते हुए भी नाम ले ही लेते हैं। हमारी एक मजबूरी होती है ना, हम एक ऐसे बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं ना कि हम लोग को कहते नहीं कि मानते ही नहीं हो, चाहे जितना समझाया जाए। इसीलिए कहते हैं अभी कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, लेकिन कंट्रोल होता ही नहीं है लोगों को। वैसे ही अगर आप नौकरी के पीछे पड़ गए तो आपको मिल के रहेगी। कंट्रोल जब हम कहेंगे नौकरी के लिए कंट्रोल कर तो नहीं करोगे ना, तो जब आप किसी चीज़ के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसको क्यों कंट्रोल में नहीं कर रहे हो कि अपने कंट्रोल में ले लो नौकरी को भी ना, कि वैकेंसी आई है, मेरी एक सीट फिक्स है, इसको भी कंट्रोल में लो, तभी जाके मज़ा आएगा लाइफ में। आगे बढ़ें, लाइफ में तभी मज़ा आएगा जब आपके पास जॉब होगी। ना चाहते हुए भी लबों पर आ जाता है नाम तेरा, ना चाहते हुए भी लबों पर आ जाता है नाम तेरा, कभी तेरी शिकायत में और कभी तेरी तारीफ में। आओ, अरे वाह, अब और खतरनाक क्वेश्चन, और शायरी सुनाना गुनाह हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन, बढ़ बढ़ के क्वेश्चन, इसके बाद और तो नहीं है। अरे यार माँ, क्वेश्चन है क्वेश्चन आज लगे हैं। चलो इसको समझ लो जल्दी से। आओ, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी। भैया ये 110 डिग्री दिया गया है और ये x डिग्री दिया गया, ये y डिग्री दिया गया, 120 डिग्री दिया गया। भैया अगर एक रेखा खींच दी जाए तो ऋजु रेखा कोण जो होता है ये कोण होता है 180 डिग्री का, और अगर ये पूरा घुमा दिया जाए तो ये होता है 360 डिग्री का। जब पूरा कोण होगा, अगर रेखा पे पूरा कोण होगा तो 360 डिग्री का। पूरा बना के दोनों बता दें अलग अलग ना, नहीं तो कंफ्यूज हो। ये एक ऋजु रेखा की, अगर इस कोण की बात की जाए तो ये कोण होता है 180 डिग्री का। अगर इसी रेखा पे ये पूरा कोण घूम जाए गोल गोल तो वृत्त बन जाए और ये हो जाएगा 360 डिग्री का। समझ गए? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस कोण की ऐसे, तो ये वाला कोण 120 डिग्री है, ये वाला कोण 120 डिग्री है, ये वाला कोण 120 डिग्री है। तो 180 से जब 20 घटाओगे तो ये वाला कोण निकला है कितना? 60 डिग्री। और ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया 60 डिग्री। और अगर यहाँ पे बात करो, ये वाला कोण 110 डिग्री है तो ये वाला कोण क्या होगा? ये जो रेखा कोण है 180 डिग्री कोण होना चाहिए, इन सबका योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। ये 110 डिग्री तो ये 70 डिग्री, तो ये वाला संगत कोण है तो ये y का मान आ गया 70 डिग्री।
ठीक है। हमसे पूछा क्या, y डिग्री माइनस x डिग्री, y का मान 70 और इसका मान 60, दोनों घटा दो कितना 10 डिग्री, आंसर तक। बताइए कोई परेशानी, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको ना। कभी इसके ऊपर भी एक बहुत ही बेसिक सी क्लास लेके बना देते हैं आपके लिए, आपकी समस्याओं का समाधान हमारा परम उद्देश्य है ना। आइए, ये दिया गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हल करते हैं और आंसर आप निकाल के बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए ये जो लाइन है हमें इसका आंसर बताना है ना, हमें इसका आंसर बताना। हम यहाँ से पॉइंट अगर दें तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट यहाँ हटा दे तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट यहाँ हटा दे तो नीचे 100 आएगा। मीन सब जगह पॉइंट हटाने पर 100 आएगा। 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये बच जाएगा हमारा। कोई परेशानी है यहाँ तक की, कोई दिक्कत? अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, कोई समस्या है आपको? एक बार देख लो, सभी लोग समझ लो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें। सभी लोग समझ लीजिए, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए। बताइए भैया, कोई समस्या? हमने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे 100 लिख लिया, यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे 100 लिख लिया, यहाँ से पॉइंट हटाए नीचे 100 लिख लिया, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लिख लोगे। तो हमने 11/100 कॉमन ले लिया, 11 कॉमन ले लिया तो 11 × 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, इस तरह कॉमन ले लिया। अब इसका वैल्यू आपको दी गई है ना, इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 285। 11/100 का होल स्क्वायर गुणे में 285, इसको सॉल्व करके आंसर बताना क्या आएगा। बस आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। और आज के लिए इतना ही। अब आपकी क्लास समाप्त होती है, क्वेश्चन समाप्त हुए, तो इस क्वेश्चन को आपको लगा के जवाब देना है। और हमारे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। लाइक आप नहीं करते ये हमें बहुत बुरा लगता है। जब भी मैं देखता हूँ मेरे वीडियो पे लाइक नहीं जाती तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग मेरा साथ नहीं देते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।